नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है जूल एक्सपेंशन। तो काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है। सो लेट अस सी व्हाट आर दो थिंग्स विच वी विल स्टडी टुडे। तो आज हम जूल एक्सपेंशन पढ़ेंगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है। देन वी विल सी टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन। टेम्परेचर में क्या चेंज होता है, घटता है, बढ़ता है या सेम रहता है, ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे। और व्हाट आर इट्स कोजेस। जूल एक्सपेरिमेंट को पढ़ा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे, प्रोसीजर्स हम देखेंगे, कंडीशंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमें कवर करना है, क्या कंक्लूजन्स थे, लिमिटेशंस क्या क्या है जूल एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। देन वी विल सी जूल कोफिशिएंट। तो जूल कोफिशिएंट से हम एक्चुअली में जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जूल एक्सपेंशन का, उसको हम पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। हम जनरल एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जूल कोफिशिएंट का। देन वी विल सी जूल कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, और फिर हम देखेंगे जूल कोफिशिएंट फॉर रियल गैस। समझ में आई चीज़ें। और फिर हम समराइज़ कर देंगे अपनी चीज़ों को। तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, काफ़ी छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बताने की। तो देखो ध्यान से, देखो जूल एक्सपेंशन क्या होता है, एक तरीके से फ्री एक्सपेंशन ही है। क्या है? फ्री एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में देखो होता क्या है, गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो जूल एक्सपेंशन क्या है, एक फ्री एक्सपेंशन ही होता है, इस मतलब नाम है। तो ये इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सपेंड करती है वैक्यूम में, सीधी सी बात है। तो जूल एक्सपेंशन क्या है, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच गैस एक्सपेंड्स इनटू वैक्यूम। समझ में आया। तो वैक्यूम में गैस एक्सपेंड होती है। तो देखो इस प्रोसेस में ना क्या होता है, जो गैस होती है वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। दूसरा, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट भी एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी वजह से देखो कोई वर्क भी परफॉर्म नहीं किया, कोई हीट एक्सचेंज भी नहीं होता ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विद सिस्टम, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फ्री एक्सपेंशन हम बोल देते हैं। तो हम इसको ना इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये हमारे पास सपोज इसको ना फर्स्ट सेटअप समझो। तो यहाँ पर गैस हो गई, ये मेरे पास सिंपली क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। समझ में आया। तो जब मैं इस पार्टीशन को रिमूव करूंगा तो सेकंड स्टेज मेरे पास ये आएगी, ठीक है ना। तो पार्टीशन को हमने रिमूव किया, यहाँ पर ये क्या है, पूरा वैक्यूम है। समझ में आया। और यहाँ पर सिस्टम में ना कोई भी अमाउंट ऑफ हीट जो है एक्सचेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है। ध्यान रखना क्या है, थर्मली इंसुलेटेड। तो पार्टीशन मैंने रिमूव कर दिया, सेकंड स्टेज आ गई। तो जब पार्टीशन जैसे ही देखो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीशन रिमूव हो गया ना। पार्टीशन जैसे ही रिमूव हुआ है तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंड करेगी। तो देखो गैस क्या एक्सपेंड कर रही है, समझ में आया। तो गैस वैक्यूम में क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। और फोर्थ स्टेज में देखो पूरे ही सिस्टम में जो हमारे पास पूरा कंटेनर जो है, पूरा चैम्बर जो है, उसमें गैस एक्सपेंड हो गई। तो गैस का एक्सपेंशन किस में हुआ, वैक्यूम में हुआ। तो जो गैस है जब वैक्यूम में ना कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। समझ में आया। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी रेसिस्टेंस, क्योंकि गैस जो है, गैस के जो पार्ट वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। तो कोई भी रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं करेंगे गैस पार्टिकल्स। तो कोई भी रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। दे विल नॉट परफॉर्म एनी वर्क इन एक्सपेंडिंग। समझ में। तो गैस कोई वर्क भी परफॉर्म नहीं करेगा एक्सपेंशन में। समझ में आई चीज़ें। और सराउंडिंग के साथ हम कोई भी हीट मतलब इंजेक्ट या बाहर नहीं निकालते हैं इस ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन। तो ये जूल एक्सपेंशन है। तो ये इनिशियली एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। समझ में आया हमने कैसे परफॉर्म किया। तो फर्स्ट लॉ से देखो हम जानते हैं चीज़ें। तो देखो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। समझ में आया। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो जो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, वो भी जीरो आया। समझ में आया। तो हम ये समझे यहाँ पे कि जूल एक्सपेंशन में, ये बात एक बार दिमाग में बैठा लेना कि जूल एक्सपेंशन में जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आए। तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं लेट अस सी टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन। क्या भाई ये जो हम यहाँ पर जूल एक्सपेंशन हुआ है, तो क्या भाई टेम्परेचर घटा है या टेम्परेचर बढ़ा है या टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। जो गैस जो थी तो उसके टेम्परेचर में क्या कोई चेंज आया है, वो हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि भाई जब गैस फ्री एक्सपेंशन होता है, तो फ्री एक्सपेंशन यानी जूल एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो है। तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द गैस। तो एक्चुअली में जो नेचर है ना गैस का, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। गैस कैसी है, जो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, वो मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, या गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, वो जो टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। समझ में आया। तो टेम्परेचर चेंज है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट इन द गैस। अब देखो केस हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं, यदि मोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर हो। समझ में आया, क्या हो, अट्रैक्टिव इन नेचर हो। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो जब गैस एक्सपेंड करेगी, समझ में आया, तो जो एवरेज सेपरेशन होगा मॉलिक्यूल्स का वो तो बढ़ जाएगा। भाई गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, एक मॉलिक्यूल यहाँ हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल देखो पहले तो यहाँ थे। तो जब एक्सपेंशन हुआ, समझ में आया, तो क्या हुआ, एक्सपेंशन जब होगा तो देखो ये वाला पार्टिकल कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। समझ में आया। तो देखो लेकिन हम अभी इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना। समझ में आया, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों के बीच में।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। भाई जूल एक्सपेंशन में क्या करते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो भाई लेट अस अज्यूम कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स हो गया ठीक है, अब एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को, समझ में आया। तो देखो भाई पार्टिकल तो पास आना चाहेंगे ना, अब पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास आना चाहेंगे, लेकिन क्यों आना चाहेंगे पास, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन हम गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, समझ में आया। तो गैस को जब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो गैस अब काम कर रही है ना, गैस की तो अब एनर्जी खत्म होगी ना, खर्च होगी उसकी एनर्जी, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड होना चाह रही है ना, समझ में आया। तो वो क्या, तो जो पार्टिकल्स हैं दूर जाना चाह रहे हैं, वो पार्टिकल्स तो पास आना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो गैस जो है उसकी जो एनर्जी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। रियलिटी में जो जूल एक्सपेंस रियल केसेस में, ये तो आइडियल केस होता है जनरली, कि जो हम देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी तो देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो पार्टिकल्स पास रहना चाहेंगे, लेकिन एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में पार्टिकल्स क्या चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। दूर चले जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ में आया। तो जब मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इंटरनल वर्क मस्ट बी डन टू ओवरकम दिस अट्रैक्टिव फोर्स। तो गैस क्या करेगी भाई, उसको वो एक्सपेंड नहीं होना चाह रही है, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, फोर्सेस तो अट्रैक्टिव है, तो उसके विरुद्ध काम करेगी। तो दिस वर्क इज सप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर में क्या आ जाता है, गिरावट आ जाती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो ध्यान रखना, जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन गैस को क्या हम कर रहे हैं, एक्सपेंड। तो गैस को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो उसकी जो वर्क करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। पार्टिकल्स अब पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। ओवरऑल यू कांस्टेंट रहता है मेरे पास, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। और हम एक्सपेंशन तो हम कर ही रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन तो कर ही रहे हैं, समझ में। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं। एक्सपेंशन तो हम कर ही रहे हैं और मॉलिक्यूल से एक दूसरे को रिपल भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये पार्टिकल क्या कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, समझ में आया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, समझ में आया। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी, समझ में आया। तो इस एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, जब यदि गैस को एक्सपेंड करेंगे और मॉलिक्यूल से रिपल करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं और मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। जब हम नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो देखो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स कोई इंटरनल वर्क करेंगे ही नहीं, ना ही अगेंस्ट है ना ही इन सपोर्ट, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स है सिंपली लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कोई टेम्परेचर में चेंज आएगा ही नहीं है, समझ में। जब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, ये तो जनरली आइडियल गैस का ही तो केस होता है, समझ में। क्या होता है, आइडियल गैस का केस होता है, ठीक है। तो आइडियल, ये तो जनरली हमारे लिए क्या हो गया, रियल गैसेस के केस हो गए ना एक तरीके से, ठीक है ना। तो आइडियल गैस में तो हम देखो हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, आइडियल गैस में जो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। और कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट नहीं, यानी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये चीज़ है। तो कौन सा सिनेरियो होगा रियल गैसेज में, कूलिंग प्रोड्यूस होगी या हीटिंग प्रोड्यूस होगी, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे या इंट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जूल एक्सपेरिमेंट से हम इसके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जूल एक्सपेरिमेंट को देखो कैसे परफॉर्म किया गया था। तो जूल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वेदर द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ठीक है ना, एंड हैंस टू एग्जामिन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन गैस। तो इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए, ठीक है ना, अब हमें यदि पता चलता है कि जो वो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं क्या वो अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं, ठीक है ना, या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ही नहीं, तो वो हम किससे समझेंगे, जूल एक्सपेरिमेंट से, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमने देखा यदि अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एक्सपेंशन में कूलिंग होगी, और रिपल्सिव फोर्स होगा तो क्या होगी, हीटिंग होगी, समझ में आया। और कोई भी फोर्स नहीं होगा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, समझ में आया। तो भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे या कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा, वो हम जूल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अब देखो ये दो कंटेनर हमने ले लिया, एक चैम्बर मेरे पास ही हो गया ए और एक चैम्बर मेरे पास ही हो गया बी, ठीक है ना, समझ में आया।
तो दो अपैरेटस हो गए, दो रिजिड कॉपर वेसल्स हो गए, नैरो ट्यूब से दोनों कनेक्टेड है, ये स्टॉप कॉक हो गया, ठीक है। वाटर बाथ है, ये हमने वाटर बाथ में दोनों को कनेक्ट करके रखा है। अब देखो क्या है, ये क्या मेरे पास हो गया, थर्मामीटर हो गया, है ना, समझ में आया। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अब इसका कुछ ना कुछ तो इनिशियल टेम्परेचर होगा ना T1, समझ में आया। अब देखिए, अब जब मैं इस कोक को यहाँ से, जो ये स्टॉप कॉक वेल्व है, इसको यहाँ से हटाऊंगा तो गैस इस चैम्बर में क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी वैक्यूम में, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, मैं देखूंगा कि बाद में टेम्परेचर में क्या कोई चेंज आता है या नहीं आता। यदि बाद में टेम्परेचर में चेंज आता है तो तभी, यदि मान लो कूलिंग प्रोड्यूस होती है तो पता चलेगा कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स है, समझ में आया। या कूलिंग प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी तो रिपल्सिव फोर्स होगा, समझ में आया। तो ये चीज़ हमें तभी पता चलेगी। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारा सेटअप हमने किया, ठीक है। और ये थर्मली इंसुलेटेड है बिल्कुल भी, यहाँ पर हम कोई भी डेल के अमाउंट ऑफ हीट नहीं, मतलब हीट कुछ भी हीट हम नहीं देते हैं, समझ में आया। तो जब हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो गैस फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा, समझ में आया। तो देखो बिल्कुल क्या कर गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना, एक्सपेंड हो गया, समझ में आया गैस पूरी तरीके से। थर्मल और सिस्टम थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, और सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम, मतलब बिल्कुल जो सिस्टम हमारे पास है, ठीक है ना, थोड़ी समय बाद हम जब नोट करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है, तो वो भी हमें क्या मिलता है, सेम ही मिलता है, कोई चेंज नहीं आता भाई। टेम्परेचर पहले भी T1 था, टेम्परेचर बाद में भी T2 मिला है, एक्सपेंशन में कोई टेम्परेचर में चेंज आया ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो इससे क्या क्या हमें क्या हमें इससे चीज़ें पता चलती हैं वो देखते हैं। तो देखो कंडीशंस क्या कहती है, देखो तो कोई वर्क नहीं किया गया क्योंकि गैस एक्सपेंड करती है अगेंस्ट वैक्यूम विच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस, समझ में आया। पहले तो बात ये, दूसरा ये भी जो वॉल्व होती है ये भी एक्सपेंड नहीं करती है, समझ में आया, ठीक है ना। तो काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गैस एक्सपेंड कर रही है तो ये जो मेरे पास वेसल है ये भी तो एक्सपेंड करेगा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। नहीं, ये एक वेसल जो होता है कॉपर वेसल है, ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी रिजिड है तो ये भी एक्सपेंड नहीं करता। और जो गैस का एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में होता है, तो वैक्यूम डजंट ऑफर एनी रेसिस्टेंस टू एक्सपेंशन, तो वर्क डन तब भी जीरो होगा। तो हीट एक्सचेंज क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, थर्मल इंसुलेटेड है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें हमने जान ही लिया। और इंटरनल एनर्जी जो गैस की क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये जनरली कंडीशंस थी एक्सपेरिमेंट की। तो कंक्लूजन हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो जूल कंक्लूडेड दैट फॉर गैसेस सच एज एयर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो हमने भी क्या देखा था भाई, जूल के एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया, जैसे उसने जब टेम्परेचर ऑब्जर्व किया तो कोई चेंज नहीं आया, तो डेल T जीरो आया। तो जूल ने क्या कहा भाई, जो जैसे ऑर्डिनरी गैस, मतलब गैस जैसे एयर होती है, तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में ना, ऑर्डिनरी कंडीशन से जनरली क्या होता है, लो टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है ना। और टेम्परेचर जिस पे नॉर्मल टेम्परेचर पर वो जिस तरीके से ना हमने घटाया ना बढ़ाया, जो मतलब ऑर्डिनरी है, तो जो चेंज है ना इंटरनल एनर्जी में वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, समझ में आया। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है वो क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, इम्प्लाइंग दैट द फैक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। भाई देखो उसने क्या, जब उसने थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया तो डेल T क्या आया, जीरो है। तो डेल T जीरो का मतलब क्या होगा कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है ना वो है ही नहीं, है ना भाई। टेम्परेचर में कोई चेंज कब नहीं आता, जब मैंने अभी क्या बताया था कि भाई जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही नहीं होंगे, समझ में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होंगे। जूल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट पढ़ने से पहले मैंने बताया था ना कि यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्टिव होंगे तो कूलिंग होगी, रिपल्सिव होंगे तो हीटिंग होगी, और कोई चेंज यदि टेम्परेचर में नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ही नहीं। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ही नहीं है। यदि होंगी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, जो जूल को अपने एक्सपेरिमेंट में पता ही नहीं चला। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर जो गैस होती है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में ही कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं होते, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, समझ में आया, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी होती है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब जब इंटरनल एनर्जी सेम रही है तो टेम्परेचर भी तो सेम ही रहेगा, है ना। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन क्या थी, तो जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था ना वो इतना सफिशिएंट था ही नहीं कि जो माइनर चेंज भी यदि आएगा ना टेम्परेचर में वो डिटेक्ट कर सके। यदि स्मॉल चेंज यदि टेम्परेचर में आया भी होगा ना तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उसका था ही नहीं। लेटर जब बहुत रिफाइंड एक्सपेरिमेंट से, है ना, शो किया गया तो देखा कूलिंग प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। क्या प्रोड्यूस होती है, कूलिंग। हमने देखा कि टेम्परेचर जो था पहले T1 और बाद में जो T2 हमने टेम्परेचर लिया तो T2 थोड़ा सा टेम्परेचर क्या मिला, हमें कम मिला, जब बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स से मेजर किया गया। तो जब टेम्परेचर T2 थोड़ा सा कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, कूलिंग प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन जूल का जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, ना ही ज़्यादा सेंसिटिव था, तो उसको तो लगा T1 T2 टेम्परेचर सेम ही है, समझ में। T1 T2 टेम्परेचर सेम है तो उसको लगा कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर जो होती है वो जनरली नॉर्मल कंडीशंस पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उसने ये बता दिया,
ठीक है। लेकिन लिमिटेशंस में मैंने जैसे क्या बताया, बाद में जब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से चीज़ें मेजर की गई तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है, तो यानी कूलिंग प्रोड्यूस हुई है। तो कूलिंग यदि प्रोड्यूस हुई है तो इसका मतलब है वीक अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। भाई बहुत ही स्मॉल चेंज आया ना, स्मॉल बहुत ही कम टेम्परेचर में चेंज आया है ना, ज़्यादा चेंज नहीं है। ज़्यादा होता तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रोड्यूस है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर में कमी आई है, तो मैंने बताया था जब टेम्परेचर में कमी का क्या आएगी, जब अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे। समझ में आया, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लेकिन नेवरदलेस जूल एक्सपेरिमेंट जो था हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट था, है ना, क्योंकि उसने एक ये स्टैब्लिश कर दिया था जो नियर आइडियल बिहेवियर है गैसेस का, वो जनरली होता है ऑर्डिनरी कंडीशंस पे। मतलब एयर जो होती है ना अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस जनरली आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती है। जनरली उसके एक्सपेरिमेंट से तो हमें यही पता चलता है ना, वो था भी, रियलिटी भी तो यही है। समझ में आया, तो ये है, ये ध्यान रखा, नियर आइडियल गैस बिहेवियर। तो जनरली यही तो होता है, हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट जनरली परफॉर्म करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो हम गैसेस को ना आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं, तो जो हमारा मैथमेटिक्स भी होता है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जूल कोफिशिएंट की, है ना। अब देखो हमने क्या देखा, जूल एक्सपेंशन में हम क्या जाने, तो जूल एक्सपेंशन जो है ना, जूल एक्सपेंशन में हमने क्या जाना, इंटरनल एनर्जी क्या रही है, कांस्टेंट रही है। तो हम देखना चाहते हैं जूल एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ती है घटती है, एक्सपेंड कर रहे हैं तो चेंज हो गई। तो चेंज इन अ टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम चेंजेस, है ना। तो देखो एक्सपेंशन में टेम्परेचर में चेंज, जब एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ऐसे तो लिखूंगा मैं, है ना। और इंटरनल एनर्जी क्या रही है, कांस्टेंट। तो इसी कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, जूल कोफिशिएंट। समझ में आया। तो चेंज इन जूल कोफिशिएंट में क्या करें, गैस एक्सपेंड करिए, तो हम देखना चाहते हैं टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है ना, व्हेन इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो जूल कोफिशिएंट क्वांटिफाइज द चेंज इन टेम्परेचर विद वॉल्यूम ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ना, एट कांस्टेंट एनर्जी। तो ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी चीज़ को हम क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। समझ में। तो सारा खेल इंटरनल एनर्जी का है हमारे पास, है ना। तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी जो है हम देखना चाहते हैं भाई टेम्परेचर में क्या चेंज आया जब एक्सपेंशन हुआ है ना। लेट अस सी हाउ इंटरनल एनर्जी चेंजेस, ठीक है ना। वो तो हम जानते हैं कि जूल एक्सपेंशन में जीरो वैल्यू जीरो होता है, वो हम कर देंगे बाद में। अब देखो ध्यान से, तो change in internal energy with respect to temperature when volume is constant plus change in internal energy with respect to volume when temperature is constant, ये हमने लिख दिया। और जूल एक्सपेंशन में ये चीज़ क्या होती है, जीरो होती है, तो हम जीरो लिखेंगे। समझ में आया। और ये डेल यू अपॉन में डेल टी वी डी टी प्लस के डेल यू अपॉन में वी टी डी वी, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़ें, कोई डाउट है। तो देखो मैं और क्या कर सकता हूँ, यदि मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो देखो ये डेल टी है ना, ये डेल टी और ये डेल वी नीचे आ जाएगा, और हमने एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी लिया ना यू, और मैं इसको लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन में डेल वी टी, और ये मेरे पास डेल यू अपॉन में डेल टी वी आ जाएगा। समझ में आई चीज़ें, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है। इस पूरी टर्म को ना आप इधर लेकर आ जाओ, ठीक है, कोई डाउट है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, जूल कोफिशिएंट है, ठीक है, माइनस, और ये डेल यू अपॉन में डेल टी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल वी अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इंटरनल एनर्जी में किस तरीके से चेंज आ रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मैं जैसे बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन से ना हमने यदि हमें कोई भी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म दे दे और हम उसको यहाँ पर सोल्व करके निकाल सकते हैं हमारा जूल कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है ना। तो लेट अस सी, तो हमें यू को निकालना है इन फेवर ऑफ मेजरेबल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना। समझ में आई चीज़ें। तो हम एक्चुअली में यदि आप थोड़ा सा, यदि आपको ध्यान हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन होती है। क्या होती है, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन, यदि आपको ध्यान हो तो, है ना। यदि प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, तो वो होती है सेकंड एनर्जी इक्वेशन। तो यदि आपको फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन याद है तो आप सिंपली फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास जूल कोफिशिएंट आ जाएगा। यदि फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस के पी डी वी, ये तो होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी एल डब्ल्यू, है ना। मैंने इसको ऐसे इधर ला के डेल क्यू को टी डी एस लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लेट अस डिवाइड बाय डेल वी, तो डेल वी को मैं डिवाइड कर देता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर से क्या है, ठीक है ना, माइनस के पी, ठीक है ना, डिवाइड कर दे एक तरीके से, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यही तो आएगा इससे, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें। अब देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ और आगे ऐसे तो निकालते हैं फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। अब देखो ये कैसे, मैं इसको मैक्सवेल रिलेशन से लिख सकता हूँ, देखिए क्या स्पेशल, तो यहाँ देखो प्रोग्राम ऑन टी वी, ये ऐसे चला होगा तभी ऐसा आया होगा, है ना।
डेल एस अपॉन डेल वी तभी तो लिखूंगा मैं, डेल एस अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्लॉकवाइज चला है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो टी ये डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस के पी। तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। कुछ नहीं करना, उठा के रख दो सिंपली। तो देखो हमारे पास जूल कोफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन में सी वी डेल यू अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन में सी वी, ठीक है। समझ में कोई डाउट है तो इसको ना हम सी वी, तो ये टी डेल पी अपॉन में डेल टी माइनस के पी, या हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1 अपॉन में सी वी, ये पी माइनस के टी डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। समझ में। तो यही हमने यहाँ पे भी प्रूव किया हुआ है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए ये टर्म क्या होती है, जीरो, है ना। आइडियल गैस के लिए जूल कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया क्यों जीरो होता है। देखो भाई जूल कोफिशिएंट हमारे पास ये ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन सी वी डेल यू अपॉन में डेल वी, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ये हो गया। अब देखो इंटरनल एनर्जी जो होती है ना आइडियल गैस की, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। समझ में आया, वो वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करती है। अब देखो जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम पे वो डिपेंड नहीं करती, तो ये टर्म तो जीरो आएगी ना आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस कोफिशिएंट के लिए क्या आएगा, जीरो, यानी कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। रियल गैस के लिए ये जीरो नहीं आता, ठीक है ना। इसका मतलब जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर देयर, दे मे बी अट्रैक्टिव, दे मे बी रिपल्सिव। तो लेट अस सी। तो हम सबसे पहले जूल कोफिशिएंट यदि आइडियल गैस के लिए ही निकाले तो हम जानते हैं आइडियल गैस क्या है, पी इज इक्वल टू nRT, ठीक है। समझ में। अब देखो हमारे पास क्या है, जूल कोफिशिएंट ये तो होता है, तो हमें डेल पी अपॉन डेल टी चाहिए, तो V इज इक्वल टू nRT अपॉन में, ये मैं इसको निकाल सकता हूँ डेल पी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू nR अपॉन में V, है ना। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में को डिफ्रेंशिएट कर दो, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट होगी, यही तो बचा। तो ये मेरे पास जूल कोफिशिएंट है, तो देखो 1 अपॉन में सी वी, पी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ nRT अपॉन में V माइनस के टी, और ये डेल पी अपॉन डेल टी अभी भी निकाला है ये हमने nR अपॉन में V, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो जीरो आ गया। तो जो मेरे पास आइडियल गैस कोफिशिएंट है वो जीरो आया है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ डेल टी अपॉन में डेल वी इज इक्वल टू, यानी चेंज होगा जो टेम्परेचर में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जीरो आ रहा है, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, ना कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। समझ में, नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर, ये हम जानते भी हैं, है ना। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी बार चीज़ें कवर किया है, हमने जाना है। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, है ना प्रेशर का फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, ना वॉल्यूम का फंक्शन होता है। लेट अस सी द जूल कोफिशिएंट फॉर रियल गैस, है ना। तो रियल गैस हम जानते हैं क्या होता है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। तो N इज इक्वल टू 1 के लिए भी हम लिख सकते हैं सिंपली। तो प्रेशर मुझे चाहिए, है ना। तो प्रेशर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, V माइनस के NB, ठीक है, और ये AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। समझ में। तो यही तो हमारे पास जूल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, ये होता है हमारे पास। तो मुझे डेल पी अपॉन डेल टी चाहिए, इसलिए मैंने प्रेशर निकाला यहाँ से, ठीक है ना। तो जो ये ए होता है ये हम जानते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन शो करता है, और बी फाइनाइट मोलिकुलर साइज को शो करता है। तो डेल पी अपॉन डेल टी वो कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखो टी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो मेरे पास nR अपॉन में V माइनस के NB आएगी, ए कांस्टेंट एन कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखी हुई, तो ये टर्म तो जीरो होगी, तो मेरे पास सिंपली आ गया, ठीक है ना। अब देखो तो अब डिफ्रेंशिएट करना है, वो सॉरी कोफिशिएंट में रख दो सिंपली। तो ये P माइनस के T डेल P अपॉन में डेल T, यही तो है। तो 1 अपॉन में CV, तो P की वैल्यू क्या है, nRT अपॉन में V माइनस के NB माइनस AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। प्रेशर की वैल्यू रख दी आइडियल गैस इक्वेशन, वो वंडरवॉल गैस इक्वेशन से, माइनस ये क्या रखेंगे T डेल P अपॉन डेल T हमने अभी भी निकाला है, nR अपॉन में V माइनस के NB, ठीक है। ये दोनों टर्म तो कट गए, तो मेरे पास सिंपली क्या बचा, 1 अपॉन में CV, ठीक है, माइनस के AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी गॉट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जीरो नहीं आया है, समझ में आया है, ये जो है टर्म जीरो नहीं आया, यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट जीरो नहीं आया है। समझ में आया। तो कुछ ना कुछ ये है, तो इट मीन्स आइदर कूलिंग विल बी देयर और आइदर हीटिंग विल बी देयर। समझ में आया, चेंज इन टेम्परेचर होगा ही होगा। समझ में आया, ठीक है। अब चेंज मैं टेम्परेचर का यदि यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, है ना, द कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज ही मुझे यदि निकालना हो जूल कोफिशिएंट के अलावा, तो डेल टी इज इक्वल टू, देखो मैं माइनस के, मैं यहाँ पे ना इसको ना बाहर ले लेता हूँ AN स्क्वायर, समझ में आया,
ठीक है, CV, और ये dV अपॉन में V², V1 V2, ठीक है ना। इफ वॉल्यूम जो है वो हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम यदि वॉल्यूम पर डिपेंड करता है तो हम उसको अंदर ले लेंगे, नहीं तो बाहर रखेंगे AN² है ना CV, और 1/x² dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/V1 माइनस के 1/2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का बेसिक चीज़ है, हम जानते हैं। देखो 1/x² dx मुझे निकालना हो तो यानी x माइनस के 2 dx ही तो लिखा हुआ है, यानी x माइनस 2 प्लस 1 में माइनस 2 प्लस 1, यानी मेरे पास माइनस 1 में x आ गया, यानी माइनस 1/v, तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है। कोई डाउट है? तो देखो ये हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये तो जी पॉजिटिव ही होता है, समझ में आया। और फाइनल वॉल्यूम ये भी पॉजिटिव ही होता है। देखो ये फाइनल एक्सपेंड हो रही है ना, तो फाइनल वॉल्यूम तो जब एक्सपेंड हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम तो ज़्यादा होगी, तो V2 ज़्यादा है V1 से। CV भी पॉजिटिव, तो ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, N² है पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल सारी टर्म पॉजिटिव आई है, समझ में आया। तो डेल्टी जो है मेरे पास A पर डिपेंड करेगा मेरे पास, समझ में आया, ठीक है। तो जनरली ये रियल गैस थी हमारे पास, वंडरवॉल गैस है, A उसके लिए पॉजिटिव ही होता है। तो जूल एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर नेगेटिव आ रहा है तो यानी कूलिंग प्रोड्यूस होगी, तो जूल एक्सपेंशन जो होगा ना रियल गैस का वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कब एट एक्सट्रीम, कब छोड़कर, हाई प्रेशर को छोड़कर, क्योंकि हाई प्रेशर जब होगा तो गैस आपस में बहुत ज़्यादा पास होंगी, तो उस केस में ना कौन सी फोर्स डोमिनेट होगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई, समझ में आया। कब? देखो वैसे तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और जब, लेकिन कब? हाई प्रेशर को छोड़कर, क्योंकि हाई प्रेशर पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, तो जब हाई प्रेशर पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो उस केस में हीटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, तो लेट अस सी समराइज, मैं उसी में कवर कर दूंगा। देखो आइडियल गैस का केस है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती ही नहीं है, जूल कोफिशिएंट 0 आ रहा तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एनर्जी, तो कोई इंटरनल वर्क भी रिक्वायर्ड नहीं होता एक्सपेंशन में। कोई इंटरनल गैस ने कोई इंटरनल वर्क ही एक्सपेंड करने में नहीं किया, अपनी ऊर्जा ही खर्च नहीं किया, तो टेम्परेचर में कहाँ से चेंज आ जाएगा। तो रियल गैस जनरली जो ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये जो कोफिशिएंट है लेस देन 0 आएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट होता क्या है, डेल T अपॉन में डेल V अपॉन में U, यानी यदि V बढ़ाने से टेम्परेचर में कमी आ रही है तो ये तो नेगेटिव ही आएगा, तो जूल कोफिशिएंट नेगेटिव आता है रियल गैसेस के केसेस में। कब? ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा? कूलिंग। तो देखो इंटरनल वर्क अगेंस्ट अट्रैक्शन, समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है कूलिंग प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे, क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्सेज है, ये अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इंटरनल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट अट्रैक्शन। तो जब गैस इंटरनल वर्क कुछ करेगी, गैस क्या परफॉर्म करेगी? इंटरनल वर्क परफॉर्म करेगी, समझ में आया। तो जब इंटरनल वर्क गैस परफॉर्म करेगी तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। हाई प्रेशर पर देखो क्या होता है, हाई प्रेशर पर पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल्स पास आएंगे, बहुत ज़्यादा जब वो पास होंगे तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेगी। इतने पास भी नहीं आते कि नहीं तो कोलैप्स कर जाए, नहीं तो हमारे पास वही हो जाएगा। एटम कोलैप्स नहीं करते हैं, हम जानते हैं, मॉलिक्यूल्स कोलैप्स नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट इन नेचर हो जाएगी। तो जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट इन नेचर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और हम वो ये क्या रिपल्सिव है, क्या है? रिपल्सिव इन नेचर है, तो रिपल करना चाहेंगे, और हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो पूरी ये हम एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं और ये रिपल्सिव भी है, तो भाग जाएंगे ना पार्टिकल्स, दूर भाग जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रिपल्सिव केस में हीटिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।